नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्यम सक्सेस विजन में, जिसमें आज हम अपने जीके जीएस टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। और यह प्रैक्टिस सेट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, वैदिक काल में जिन विवाहों का उल्लेख मिलता है निम्न में से कौन सा एक विवाह का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस है आर्ष विवाह, अनबाधेय विवाह, प्रजापत्य विवाह और राक्षस विवाह। तो इसका उत्तर होगा अनबाधेय विवाह। अनबाधेय विवाह का एक प्रकार नहीं है, बल्कि ये धन को कहा जाता था। आगे इसकी व्याख्या में देखते हैं। अनबाधेय विवाह का प्रकार नहीं, बल्कि विवाह उपरांत मायका या ससुराल किसी भी पक्ष द्वारा प्राप्त धन था। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। पहला है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और अंतिम 4 हैं असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो पहले 4 जो हैं ये उत्तम विवाह कहे जाते थे और अंतिम 4 निम्न विवाह की श्रेणी में आते थे। तो सबसे उत्तम विवाह जो था वो ब्रह्म विवाह है और सबसे निम्न प्रकार का विवाह जो था वो पैशाच विवाह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण से निम्न में से कौन सा शासक संबंधित था। ऑप्शन है मूलराज, आदित्य सेन, कुमारगुप्त प्रथम, भीमदेव प्रथम। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम का जो मंत्री था यानी कि सामंत विमल, उसने इसको बनवाया था। इसके बारे में व्याख्या है कि ये मंदिर राजस्थान के आबू पर्वत में है, यानी कि माउंट आबू जो है वहाँ पर इसको स्थित किया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है और सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल ने इसको बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चयनित किया है। ऑप्शंस हैं मांडला गांव, लोंगवा गांव, धौरडो गांव और गहमर गांव। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों धौरडो गांव। धौरडो गांव कहाँ पे स्थित है? ये जो है गुजरात राज्य का है। व्याख्या में हम देखेंगे धौरडो गांव गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है और 2021 में इससे पूर्व रखा गया था तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को। और इसमें विश्व के 100 से भी अधिक देशों के 54 गांवों को शामिल किया गया था, जिनमें से भारत का केवल एक गांव धौरडो गांव का चयन हुआ है। आगे बढ़ें। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। इस संसद भवन के 3 मुख्य द्वार हैं। निम्न में से कौन सा इसका एक द्वार नहीं है। ऑप्शंस हैं विजय द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। तो दोस्तों जो विजय द्वार है ये इसको द्वार का नाम नहीं दिया गया है, ये इनमें नहीं आता है। तो कौन कौन से द्वार हुए? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, 3 द्वारों को इसमें नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या में। इस संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनरुद्वार परियोजना के अंतर्गत किया गया है और संसद भवन का निर्माण TPL कंपनी द्वारा किया गया है, यानी कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। नए संसद भवन के लोकसभा में चोल राजाओं के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल को भी स्थापित किया गया है। सेंगोल एक दंड है जो कि चोल राजाओं में एक राजा से दूसरे राजाओं को सत्ता हस्तांतरण के वक्त दिया जाता था। लोकसभा हाल की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और इसमें 888 सीटों की क्षमता को रखा गया है। इसी प्रकार राज्यसभा हाल की थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है, जिसकी क्षमता 384 सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्प्स पर्वतमाला निम्न में से किस यूरोपीय देश में विस्तारित नहीं है। ऑप्शंस हैं फ्रांस, इटली, रूस और स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा रूस। रूस में आल्प्स की जो पर्वत श्रृंखला है वो विस्तारित नहीं है। इसके बारे में और जानते हैं। आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला 7 देशों फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein में फैली है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? माउंट ब्लाक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4810 मीटर है। और यूरोप की अधिकतर नदियां जैसे इंग्लैंड की टेम्स, फ्रांस की सीन और जर्मनी की डेन्यूब नदी इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे।
किन्हीं राज्यों के बीच जल संबंधी विवाद को निपटाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद को उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 250। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 जल विवाद से संबंधित है किन्हीं दो राज्यों के बीच। इसकी व्याख्या देखें। संसद ने राज्यों के जल विवाद को निपटाने के लिए अनुच्छेद 262 के तहत दो कानून बनाए हैं। पहला है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। तो यदि किन्हीं दो राज्यों में विवाद की स्थिति जल को लेकर आती है तो अनुच्छेद 256 के तहत उसे संसद में निपटाया जाता है, और संसद में अगर नहीं निपटता है तो उसे न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नारायण घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? तो आप चित्र में देख रहे होंगे ये किसका चित्र है। ऑप्शंस है मोरारजी देसाई, शंकर दयाल शर्मा, बाबू जगजीवन राम और गुलजारी लाल नंदा। तो दोस्तों ये चित्र है गुलजारी लाल नंदा का। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल को हम नारायण घाट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। गुलजारी लाल नंदा का निधन 15 जनवरी 1998 को हुआ और दिल्ली में इनकी समाधि को बनाया गया और नाम दिया गया नारायण घाट। नंदा जी जो हैं 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। कब कब? पहली बार जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, और 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये श्रम के मुद्दों में बहुत माहिर थे और अर्थशास्त्री भी थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है महाराजगंज, श्रावस्ती, कुशीनगर और बलरामपुर। तो दोस्तों कुशीनगर जो ज़िला है वो नेपाल के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। चलिए इसकी व्याख्या में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल देश से मिले हुए हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और नेपाल की उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लगी हुई है उसकी लंबाई है 651 किलोमीटर, और भारत के साथ जो सीमा लगी हुई है उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। और दोनों की सीमा के लिए एक समझौता हुआ था जिसको संगोली संधि के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। घटनाएं हैं हमारी गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें सबसे पहले जो घटना घटित हुई वह थी पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा जो 1929 में हुई। उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1931 में इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, और 1932 में पूना पैक्ट। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4। 3, 4, 1, 2 इनका काल क्रम होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कांच को हरा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन है क्रोमिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड और कैडमियम ऑक्साइड। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों क्रोमिक ऑक्साइड, जो कि चित्र में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। फेरिक ऑक्साइड जो ऑप्शन था वो कांच को भूरा रंग प्रदान करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग प्रदान करता है, और कैडमियम सल्फाइड नीला रंग, नींबू जैसा नीला रंग प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला रटोल आम के उत्पादन में अग्रणी है? रटोल आम एक किस्म है आम की, और यह कहाँ पाई जाती है, किस जिले में? ऑप्शन है हमारे वाराणसी, सहारनपुर एवं मेरठ, बागपत और मलिहाबाद। तो उत्तर होगा इसका दोस्तों बागपत जिले में रटोल आम की पैदावार होती है। इसकी व्याख्या देखें। रटोल आम को आमों का राजा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आम उत्पादन प्रमुख जिले हैं लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, रायबरेली, और अब इसमें गाजियाबाद को भी शामिल कर लिया गया है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में स्थित है, और जो कुछ किस्में हैं उनके जो प्रसिद्ध ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? वाराणसी जो है वो लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर एवं मेरठ स्टेम आम के लिए प्रसिद्ध है, और दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन है हमारे मणिपुर, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो दोस्तों अनुसूची 6 जो है उसमें चार राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है और उसमें मणिपुर शामिल नहीं है। तो उत्तर होगा हमारा इसका मणिपुर। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है और इस सूची से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं दोस्तों 244 एवं 275। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें 2 गुट हुए थे, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? जर्मनी मित्र राष्ट्रों में नहीं बल्कि धुरी देशों में सम्मिलित था। व्याख्या देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी 28 जुलाई 1914 में हुई थी और उसमें मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल थे? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस और कुछ अन्य देश थे। इसी प्रकार धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और कुछ छोटे देश थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ और किस संधि से समाप्त हुआ? वो थी वर्साई की संधि। और किस किस के बीच ये संधि हुई? जो मित्र राष्ट्र हैं कौन कौन से? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस और जर्मनी के बीच ये संधि हुई थी। चलिए पढ़ते हैं आगे। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसके सिलेंडर में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं एलिथ्रिन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और इथाइल मरकैप्टन। तो इथाइल मरकैप्टन जो है एक गंधयुक्त पदार्थ है और इसे गैस के सिलेंडर में मिलाया जाता है ताकि अगर रिसाव होए तो हमें इसकी गंध आ जाए और हमें पता चल सके। चलिए देखते हैं आगे। एलपीजी की जो फुल फॉर्म है ये भी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी के जो प्रमुख घटक हैं वो हैं प्रोपेन और ब्यूटेन गैस। और एलपीजी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेम और घृणा को अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेंडुला, आम्लागेटा, थैलेमस। तो ऑप्शन होगा इसका उत्तर जो होगा वो होगा दूसरा हाइपोथैलेमस। आप चित्र में देख रहे हैं हाइपोथैलेमस जो हमारा वो अग्र मस्तिष्क का भाग है जो ब्लू कलर का है। और इसके बारे में और व्याख्या देखते हैं। मस्तिष्क का निर्माण तंत्रिका ऊतक से होता है और इसका कुल भार 1400 ग्राम होता है। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं हमारे। पहला है प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम भी कहा जाता है और ये क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में? ये हमारे स्मरण, संपर्क, अंतर संवेदी सहभागिता को दर्शाता है। दूसरा है हाइपोथैलेमस, इसके काम है भूख, प्यास, प्यार, घृणा और ताप पर नियंत्रण रखना। तीसरा भाग है अग्र मस्तिष्क का थैलेमस और ये क्या काम करता है? हमारे शरीर में सूचना प्रसारण केंद्र की तरह कार्य करता है। ऑप्शन में एक ऑप्शन था प्रश्न में मेंडुला आम्लागेटा। ये मस्तिष्क के पिछले भाग का एक भाग है और इसका काम है हृदय के धड़कन, रक्तचाप, श्वास गति, उल्टी पर नियंत्रण रखना, खांसना, छींकना और पाचन रसों को स्रावित करना। आगे बढ़ते हैं। दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करने वाला भारत की कौन सी मिसाइल है? ऑप्शंस हैं नाग मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों इसका उत्तर होगा नाग मिसाइल। नाग मिसाइल को हम दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। नाग मिसाइल तीसरी पीढ़ी की एक एंटी टैंक मिसाइल है। ध्यान रखना है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 3 से 7 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता है इसकी और इसकी गति है 825 किलोमीटर प्रति घंटा। नाग मिसाइल को किसने डिज़ाइन किया था? तो DRDO ने डिज़ाइन किया था और इसकी लंबाई है 1.85 मीटर और वजन 43 किलोग्राम है। और इसका सफल परीक्षण वर्ष 2020 में किया गया है। इसका प्रयोग जो है भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों में किया जाता है। और नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन जो है उसको
हेलेना के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रचनात्मक शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो क्रिएटिव शहरों में जो 2 शहर हमारे शामिल किए गए हैं उसमें कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं। इंदौर व सूरत, जयपुर व वाराणसी, चेन्नई व मुंबई, कोझिकोड व ग्वालियर। तो इसका उत्तर होगा कोझिकोड व ग्वालियर। आगे व्याख्या देखते हैं इसकी। वर्ष 2004 में शुरू हुई यूनेस्को की इस सूची में अब तक 350 शहर हो चुके हैं। तो ध्यान रखना है कब शुरू हुई ये सूची? वर्ष 2004 में, और इसमें अब तक 350 शहर हो चुके हैं। इन शहरों का जो चयन होता है उसके लिए 7 रचनात्मक क्षेत्र हैं, उसके आधार पर इसमें चयन होता है। कौन कौन से? संगीत, साहित्य, पाक कला, डिजाइन, शिल्प एवं लोक कला, मीडिया और फिल्म के आधार पर। और ग्वालियर को इसमें जो चयन मिला है वो संगीत क्षेत्र के आधार पर मिला है, और कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में। तो ग्वालियर को यूनेस्को ने एक नया नाम दिया है संगीत का शहर, और साहित्य के क्षेत्र में पहली बार कोझिकोड को इसमें शामिल किया गया है। और भारत के अब तक इसमें केवल 8 ही शहर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त की थी? मालदीव पर जो विजय प्राप्त की थी इसके लिए ऑप्शंस हैं राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। तो दोस्तों मालदीव आजकल बहुत चर्चा में है, और इस पर जो विजय प्राप्त की थी सबसे पहले वो की थी चोल शासक राजराज प्रथम ने। आप जानते होंगे चोल जो थे वो अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी नौसेना बहुत ही उच्च क्वालिटी की थी, और इसी के आधार पर इसने मालदीव को जीता था। इसकी व्याख्या है राजराज प्रथम ने श्रीलंका को भी सर्वप्रथम जीतकर अपने अधिकार में लिया था, और इसने मालदीव और श्रीलंका की जो जीत हुई थी उसका जो श्रेय जाता है इसकी नौसेना को जाता है। ये इसकी नौसेना की उपलब्धि थी। राजराज प्रथम ने एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर, और इसका दूसरा नाम राजेश्वर मंदिर भी है। और राजराज प्रथम के शासनकाल में ही एक दूत मंडल को चीन में इसने भेजा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन 1756 में सिराजुद्दौला ने किस जगह ब्रिटिश फैक्ट्री पर आक्रमण किया था? ऑप्शंस हैं कलकत्ता, कासिम बाजार, ढाका और मुर्शिदाबाद। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा कासिम बाजार। देखते हैं इसकी व्याख्या। 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की फैक्ट्री जीत ली थी, और जून में ही 17 जून को 1756 में ही इसने कोलकाता के जो किला था उसको घेर लिया था, और इससे डर कर जो वहाँ का गवर्नर था रॉजर ड्रैग, उसने फुल्टा द्वीप पे जाके शरण ले ली थी अपने कुछ साथियों और परिवार के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्रोह को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए जो भील विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1818 से 31 के बीच। तो पहला जो हो गया इसका वो हो गया भील विद्रोह। दूसरा हो गया कोल विद्रोह, ऑप्शन जो 4 है कोल विद्रोह, ये दूसरे नंबर पर हुआ था 1831 से। और तीसरे नंबर पर हुआ था संथाल विद्रोह, और चौथा नील विद्रोह। तो जो इसका उत्तर होगा दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। भील विद्रोह देखते हैं इसकी व्याख्या में। भील विद्रोह 1818 से 31 तक हुआ, और कहाँ हुआ था? ये खानदेश का जो भील समुदाय था उसके द्वारा हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 33 के बीच, और इसके जो चलाने वाले थे, इसको जो प्रवर्तक थे वो थे बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच, और सिद्धो और कान्हू के द्वारा इसको चलाया गया। नील विद्रोह दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा 1859-60 में चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? ऑप्शन हैं जर्मनी, जापान, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डेनमार्क ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज हम चित्र में देख रहे हैं, ये इसका राष्ट्रीय ध्वज है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राग मध्य रात्रि में गाया जाता है? ऑप्शन हैं राग बागश्री, राग हिंडोली, राग भैरव या राग यमन। तो उसका उत्तर होगा दोस्तों राग बागश्री।
राग बागश्री रात्रि में गाया जाता है, और राग हिंडोली वसंत ऋतु में गाया जाता है। राग भैरव ये प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या। मध्य रात्रि में गाया जाने वाला राग वागश्री काफ़ी ठाठ से उत्पन्न हुआ है। ठाठ है कौन सा? काफ़ी। और संगीत के समय चक्र को 24 घंटे को 8 प्रहर में बांटा गया है। 3 घंटे का एक प्रहर होता है। प्रातःकालीन प्रहर होता है 7 से 10 बजे तक, दिन का द्वितीय प्रहर होता है 10 से 1 बजे तक, और दिन का तृतीय प्रहर होता है 1 से 4 बजे तक। तो सायंकालीन संधि प्रकाश प्रहर होता है शाम को 4 से 7 बजे तक, और इसी प्रकार रात्रि में भी यही प्रहर चलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा किस अधिवेशन में की थी? ऑप्शंस हैं लखनऊ अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में, या मेरठ अधिवेशन में। तो दोस्तों 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा जो की गई थी वो की गई थी फैजपुर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1936 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1936 को महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में हुआ था, और इस अधिवेशन में लगभग 40,000 किसानों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह 50वां अधिवेशन था और गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। किस मुस्लिम शासक ने अपने दरबार में घुटने पर बैठकर राजा के आगे सिर झुकाने की फारसी परंपरा सिजदा को शुरू किया था? ऑप्शंस हैं हमारे बलबन ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों बलबन ने 2 प्रथाएं अपने दरबार में शुरू की थी, एक सिजदा और एक पावोस। व्याख्या में देखते हैं। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहा, और उसने अपने दरबार में 2 प्रथाएं चलाईं, एक थी सिजदा और दूसरी पायबोस। सिजदा क्या था दोस्तों? सिजदा जो था घुटनों पर बैठकर बादशाह को सलाम किया जाता था, और पायबोस में नीचे लेटकर हाथों को उसके चरणों को छूकर उसको सम्मान दिया जाता था। इसको पायबोस कहते थे। बलबन ने ईरानी नववर्ष त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की थी, और इसने जो एक नीति अपनाई थी उसको कहा गया था लौह व रक्त की नीति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2023 फोर्ब्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में जारी 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शंस हैं दूसरा, तीसरा, 5वां या 7वां। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 5वां स्थान भारत का इसमें है। और पहले स्थान पर कौन रहा है? व्याख्या में देखते हैं। पहले स्थान पर रहा है यूएसए, और दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान, और चौथे स्थान पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था रही है। और यूएसए जो है 1960 से 1923 तक शीर्ष स्थान पर ही बना हुआ है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं जर्मन, अरबी, चीनी या स्पेनिश। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक जर्मन। तो जर्मन जो है वो यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप है एक, वहाँ पर है। और वर्तमान में 153 देश इसमें शामिल हैं, और सबसे नवीनतम देश जो इसमें शामिल किया गया है वो है दक्षिणी सूडान। इसके 6 अंग हैं। यूएनओ के 6 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसकी जो आधिकारिक भाषा हैं वो 6 हैं। आधिकारिक भाषा का मतलब है कामकाज की भाषा। तो कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और चीनी। आप देख रहे हैं यहाँ जर्मन भाषा नहीं है, वही हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन क्षेत्र में से हीरा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सोनभद्र एवं ललितपुर, या ललितपुर, बांदा एवं मिर्ज़ापुर, झांसी एवं हमीरपुर। इसका जो उत्तर होगा वो है बांदा एवं मिर्ज़ापुर। बांदा एवं मिर्ज़ापुर में हीरा
पाया जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। तो सोनभद्र एवं ललितपुर जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है, और ललितपुर यूरेनियम, मुख्यतः यूरेनियम और उसके साथ साथ तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है। बांदा एवं मिर्ज़ापुर हीरे के लिए प्रसिद्ध है। झांसी एवं हमीरपुर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ये सब पाए जाते हैं इनमें। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कितना है? ऑप्शंस हैं 5 समुद्री मील, 7 समुद्री मील, 15 समुद्री मील या 12 समुद्री मील। दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। और 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं जल में। तो भारत कौन कौन सी होती हैं? एक प्रादेशिक सीमा होती है, एक संलग्न क्षेत्रफल सीमा होती है और एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। कितने किलोमीटर तक होती हैं? यानी कि नॉटिकल मील तक। प्रादेशिक जल सीमा जो होती है वो 12 नॉटिकल मील तक होती है, और संलग्न क्षेत्रफल जो होता है वो 12 से 24 नॉटिकल मील तक होता है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो 24 से 200 नॉटिकल मील तक होता है। और एक समुद्री मील आप जानते हैं 1852 मीटर की दूरी का होता है, और भौतिक मील 1609 मीटर की दूरी तक होता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों में से किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शंस हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या आयरन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आयोडीन। आयोडीन समुद्री घास में मिलती है। देखते हैं इसकी व्याख्या। आयोडीन मनुष्य के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, और आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघार नामक रोग होता है। आयोडीन शरीर में जमा नहीं हो पाता, इसलिए इसे दैनिक आहार में हमें लेना पड़ता है। आयोडीन की प्राप्ति एक शैवाल से होती है, उसका नाम है लेमिनेरिया। आगे बढ़ते हैं। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शंस हैं पुदुचेरी, द्वीप, चंडीगढ़ या अंडमान निकोबार। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों द्वीप। द्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 100% सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। अगर आप ऐसी और भी प्रैक्टिस सेट वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचते रहें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को ऑल द बेस्ट।